नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार वैद्य जी, सुप्रभात। माधव निदान की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको होस्ट बनाता हूं जी। नमस्ते, प्रणाम। मैं वैद्य अरविंद पाठक, पुणे महाराष्ट्र से। अभी हम लोग ना सामावस्था और निरामावस्था, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। आप लोग भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आप लोग को धीरे धीरे बताऊंगा। कुछ लोगों का ऐसा कंप्लेंट है कि मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ, तो बहुत सारी चीजें मतलब समझ के याद रखने में मुश्किल होता है, इसलिए मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। सामावस्था का लक्षण बताते हैं कि जब अग्नि मंद हो जाता है, या अग्नि का जो बल है वह पूरी तरह से मंद अगर हो गया तब तो मृत्यु हो जाएगा। लेकिन अग्नि का बल जो है अल्प हो जाता है, तो जो आहार रस बनता है हमारे खाना खाने के बाद, तो वह जो होता है उसका परिपाक अच्छे से नहीं हो पाता है, और उसके वजह से क्या होता है कि वह बड़ा बढ़कर आमाशय में ही अधिष्ठित हो जाता है। उसे हम लोग आम रस बोलते हैं। मतलब इनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल जो है उसको ही हम लोग आमरस बोलते हैं। और ये आमरस से युक्त जितने भी दोष हैं और दुष्य हैं, ये सारे दूषित हो जाते हैं। जैसे कि गंदा पानी आ रहा है, एक मिनट के मुझे म्यूट करना पड़ेगा। नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं ना, तो उसके बाद क्या हो रहा है कि कुछ जरा ऐसे गड़बड़ हो रही है। एक मिनट रुकिए। जैसे कि यमुना नदी का पानी है, वो गंदा पानी आ रहा है, तो वो दूषित पानी जो है वो जाके गंगा नदी को दूषित करता है। उसी तरह से जो ये दुष्ट आम रस है, यह जाके पूरे धातुओं को, मतलब रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सबको दूषित करता है, और उससे फिर व्याधि हो जाती है। तो जब वो दूषित करता है, जैसे गंदा पानी, यमुना का गंदा पानी गंगा नदी में मिल गया, तो पानी काला काला हो जाएगा और दूषित हो जाएगा। तो जब वो जाता है तो हम लोग साम दोष ऐसे बोलते हैं। स आम युक्त, तो ऐसे साम वायु, साम पित्त, साम कफ, साम मल, ऐसे संज्ञा प्राप्त हो जाती है, और उसके जो सिम्टम्स होते हैं उस तरह से दिखने लगते हैं। अब इसी को संस्कृत में ऐसा बताया है कि उष्मणा अल्प बलत्वेन धातुम माध्यम पाचितम दुष्ट आमाशयतम रसम आमम प्रचक्षते। मतलब अग्नि जब अल्प बल का होता है, उष्मणो अल्प बलत्वेन धातुम माध्यम पाचितम, जो पहला आहार रस बन रहा है, जो पहला धातु, मतलब वो टेम्पररी फेज में, उसके बाद में रस धातु को तर्पण करता है, पोषण करता है, तो वह दुष्ट आमाशय होते हैं, आमाशय में हो जाता है, क्योंकि आम की उत्पत्ति आमाशय में ही होती है, इसलिए आम का आशय मतलब आमाशय। तो रस आमम प्रचक्षते, मतलब उसको हम आम, ये शब्द, ये संज्ञा प्राप्त हो जाती है। आमेन तेन संयुक्ता दोष दुष्याश्च दूषिता। जब आम के साथ जितने भी दोष हैं और दुष्य हैं वो जब मिल जाते हैं, तब साम इत्युपदिश्यन्ते, स आम इति उपदिश्यन्ते, ऐसा उपदेश किया जाता है कि आम युक्त ये सारी चीज हो जाते हैं, उसको साम संज्ञा बोलते हैं। लिंगम मलानाम सामानाम निरामाणम विपर्य, जो लक्षण होते हैं, लिंग मतलब लक्षण, मल के भी साम और निराम, इस तरह के
विपर्य है, मतलब साम के अलग लक्षण रहेंगे, निराम के अलग लक्षण रहेंगे। ये वाग्भट सूत्र स्थान में बताया है। अब वायु अगर साम रहता है, साम वायु, उसकी वजह से क्या होता है, और चरक संहिता वगैरह में देखेंगे हम लोग ना, जो आर्ष संहिता है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता, उसमें आम वात संज्ञा नहीं दिया है, उन्होंने साम वायु पे ही बताया है। तो जब भी आपके पास रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट आते हैं तो उनको क्या क्या सिम्टम होते हैं, यह साम वायु के लक्षण में हमें पता चलता है। तो ऐसा बताया है कि वायु सामो विबंधाग्नि, अग्नि साध तंद्रा आंत्र पूज नहीं। जब वायु आम युक्त रहता है तो विबंध रहता है, मतलब कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ ज्यादातर रहती है। फिर अग्नि साध, अग्निमंद रहता है, पेशेंट को भूख नहीं लगती है। लेकिन पेशेंट अगर पेन किलर, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स ले रहे हैं, या फिर स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, या फिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस की मेडिसिन है, तब भूख लगेगी, लेकिन वो मेडिसिन इंड्यूस्ड भूख है, नॉर्मली उनको भूख नहीं लगती है। अग्निसांद रहता है, अग्निसाध विबंध रहता है, मतलब जो मल निकलता है वो बहुत ज्यादा चिपका चिपका, स्टिकी स्टिकी निकलता है। उसके बाद में है तंद्रा, उनको हमेशा ड्राउजीनेस फील होता है। आंत्र कुज नहीं, पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होता है क्योंकि बहुत ज्यादा गैस फॉर्मेशन होता है, आंत्र कुज नहीं ऐसा सिम्टम होता है। फिर वेदना शोथ निस्तोदही, मतलब बहुत पूरे बॉडी में पेन होता है, खासकर जॉइंट्स में, साम वायु के सिम्टम बता रहे हैं। फिर निस्तोदही, सुई जिस तरह से चुभोते हैं उस तरह से वेदना होती है। क्रमो अंगानी निषेवय, क्रमो अंगानी पीड़ित, मतलब एक एक अंग जो रहते हैं वो क्रम क्रम से, मतलब जैसे आम बात में आप लोगों ने देखा है कि बड़े बड़े हिप ज्वाइंट, बड़े बड़े ज्वाइंट्स में वो जाके, रिस्ट ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, इन सब में वो जाके पेन होने लगता है। तो वह मतलब क्रम क्रम से, कभी यहाँ दुखेगा कभी वहां दुखेगा, मतलब वो संचारी वेदना होती है। विचरित युगपत चापी गृहितो गृहणाति कुपितो भृशम, विचरित मतलब वह शिफ्टिंग होता है, मतलब विचरण करता है, घूमते रहता है। और कुपितो भृशम, ये सारे दृश्य को दूषित कर देता है। स्नेहादर विविधे मापनोति सुर मेघोदय निशि, जब हम घी का पान कराते हैं, आम बात के पेशेंट को घी नहीं पिलाना चाहिए, सादा अच्छा स्नेह तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। अगर हमने दिया स्नेहादर वृद्धि मापनोति, अगर घृत दिया तो, और तेल का बस्ती भी अगर आपने दिया स्टार्टिंग में, जब आमावस्था है, अग्नि प्रदीप्त नहीं हुए, तो उससे क्या होगा कि ये सिम्टम बढ़ जाते हैं। उपशय अनुक्षय से हमें पता चल जाता है कि ये सिम्टम बढ़ रहे हैं। सूर्य मेघोदय निशि, जिस तरह से सूर्य आता है, सूर्य की वजह से मतलब ये सिम्टम कम हो जाते हैं। जब मेघ आते हैं, मतलब बादल छा जाते हैं, तब ये पेन बढ़ जाता है। रात में ये बहुत ज्यादा पेन बढ़ जाता है। जब ठंडा ठंडा रहेगा तो ये पेन बढ़ जाएगा, जब सूर्य आएगा तो गर्मी की वजह से कम हो जाएगा। तो इस तरह से हमें मतलब उपशय और अनुपशय से इसको डायग्नोस करना चाहिए। निरामो विशदो रुक्षो निर्विबंधो अल्प वेदना, जब आमावस्था नहीं रहे और निरामावस्था रहे, तब क्या होता है कि विशद गुण जो रहता है वो शालन करता है, शालन विशदा, तो वह मतलब वहां पे वायु की वायु जो रहता है वो अच्छे से सर्कुलेट होने लगता है, थोड़ा रुक्षता रहती है इसमें। जब निराम वायु है, निर्विबंधो मतलब उस टाइम पे कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता है, अल्प वेदना, थोड़ा सा वेदना रहती है। विपरीत गुण है शांति स्निग्ध रहती विशेषता, इसको विपरीत गुण से शांति मिलती है और इसमें स्नेहन चलता है निरामावस्था में। इस तरह से हम लोग समझते हैं कि साम वायु है। इसी को मैं फिर से बताता हूँ कि पहले बताया कि अग्नि के अल्प बल होने से जब रस धातु ठीक ठीक से परिपाक नहीं होता है तो वह दुष्ट होकर आमाशय अधिष्ठित होता है, उसे आम रस बोलते हैं। वह आम रस जो रहता है उससे दोष और दुष्य जो रहते हैं वो दूषित हो जाते हैं, तब उनकी साम संज्ञा हो जाती है और उनसे होने वाले रोग जो रहते हैं वो साम रोग होते हैं। और इसी में क्या क्या सिम्टम आता है, तो ऐसा बताया है कि स्त्रोतोरोध बल भ्रंश गौरवा नील मूढ़ता, स्त्रोतोरोध रहता है, हर स्त्रोत में अवरोध रहता है, ऑब्स्ट्रक्शन रहता है, बल का नाश होता है, गौरव मतलब गुरुता होती है, वायु की मूढ़ता रहती है। वायु जो है वो एक शैतान बच्चा है, वो मतलब हर समय उसमें चल गुण रहता है, लेकिन यहाँ पर वायु जो है एक जगह एक्यूमुलेट हो गया है। जैसे आपने क्या किया कि वो शैतान बच्चों को एक रूम में बंद कर दिया, तो क्या करेंगे, एक रूम में बहुत ज्यादा उपद्रव करने लगे और वायु वो बाहर नहीं निकल पा रहे। तो यहाँ पर वायु की मूढ़ता एक जगह रुका है, लेकिन वो वहां पर जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आलस से मतलब बहुत ज्यादा लेजीनेस फील होता है, भोजन का परिपाक ना होना, फिर निष्ठीवन होना, मुंह से बहुत ज्यादा सलाइवेशन होना, तुकी बहुत ज्यादा निकलना, मल भेद मतलब लूज मोशन होता है, अरुचि होता है, खाना खाने में टेस्ट नहीं आता है, क्लम होता है, मानसिक थकावट होने लगती है,
तो यह जो लक्षण होते हैं ये साममल के लक्षण है। मैं पहले सामवायु का भी बताता हूँ। स्त्रोतोरोध बलभ्रंश वर्वाणिल मूढ़ता और भोजन न पकना, ये सब तो साममल के लक्षण है, वाग्भट सूत्र स्थान में बताया। निराम दोषों के लक्षण जो होते हैं वो उसका जब लक्षण बताते हैं तो वो विपरीत लक्षण होते हैं। उसमें स्त्रोतोरोध नहीं रहेगा, गुरुता नहीं रहेगा, वायु की मूढ़ता नहीं रहेगी। वायु जो है ना आम अगर आएगा ऑब्स्ट्रक्शन करेगा तो उसके वजह से, जिस तरह से कोई नाली है, नाली में कीचड़ कीचड़ जमा हो गया तो पानी का फ्लो अच्छे से नहीं होता, तो ऐसे ही वायु आम की वजह से वायु जो है वो सर्कुलेट नहीं हो पाता है। वायु अगर रोक दिया तो वहां पर वो खविघ्नता करके और व्याधियों को उत्पन्न कर देता है। अब वायु साम वायु के बारे में बता रहे हैं कि साम वायु जो रहेगा उससे विबंध रहेगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, अग्निनाश रहेगा, तंद्रा रहेगा, ड्राउजीनेस, आंत्रपुज, पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ रहेगा, वेदना रहेगा, शोथ रहेगा, तोद रहेगा, ये सारे लक्षण हो जाते हैं। और ये कुपित होकर सारे शरीर में विचरण करते रहता है, जहां पर भी रुक गया वहां पर स्वेलिंग करने लगेगा। और इसी तरह से चिकित्सा ऐसा बता रहे हैं कि वातनाशक अगर स्निग्ध चिकित्सा किया जाए, मतलब घृत पान कराया जाए, तेल का बस्ती दिया जाए, तो ये सारे लक्षणों की वृद्धि हो जाती है। इसके अतिरिक्त सूर्योदय के टाइम पे, जब सुबह का टाइम है, अभी सूर्योदय के टाइम पे पेन बढ़ जाता है। बारिश में जो वर्षा ऋतु रहती है उसमें ठंडी हवाएं चलती हैं तब ये बढ़ जाता है, रात्रि के समय में ये बढ़ जाता है। इसके विपरीत जो निरामावस्था है वायु की, उसमें विशद रहता है, मतलब वो क्लीन रहता है, शालने विशदा, मतलब उस टाइम पे इतना प्रॉब्लम नहीं रहता, रुक्षता थोड़ा रहता है, विबंध नहीं रहता और अल्प पीड़ा युक्त रहता है। और शाम के विपरीत स्निग्धादि उपायों से यह शांत हो जाता है। जब निरामावस्था में जब हम लोग आमवाद की चिकित्सा करते हैं तो हम लोग 1 महीना 2 महीना आम पचा देते हैं, अग्नि को बढ़ा देते हैं, तब हम तेल देंगे निरामावस्था में आने के बाद। और दूसरा है कि हम लोग आसावरिष्ठ का प्रयोग करते हैं, और ये रहता है कि निरामावस्था में हम लोग बस्ती दे सकते हैं, ऐसा बताया गया। उसके बाद में साम पित्त के लक्षण, साम पित्त के लक्षण मैं अभी वात पित्त कफ ये पढ़ा के फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। साम पित्त के लक्षण बता रहे हैं कि दुर्गंधम हरितम श्यावम पित्त अम्लम स्थिरम गुरु अम्लिका कंठहृत दाहग्राम सामम विनिर्दिशेत आताम्रम पित्तम उष्णम रसे कटुकम अस्थिरम। मतलब जो साम पित्त मतलब आम युक्त जो पित्त होता है उसकी वजह से दुर्गंध रहता है, पूरे बॉडी में अंदर ही अंदर दुर्गंधी बहुत रहती है। हरितम वो ग्रीन कलर का हो जाता है, श्यावम मतलब ब्लैक कलर का होता है, पित्त अम्लम अम्ल पित्त होता है। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं ना हाइपर एसिडिटी के, तो वो साम पित्त वाले आते हैं। हमेशा याद रखिए कि हाइपर एसिडिटी के पेशेंट आए और उनको हार्ट बर्न हो रहा है, कंठ में गले में सब जब बर्निंग हो रहा है, खट्टापन आ रहा है, तो वहां पे साम पित्त रहता है। और स्थिरम गुरु वो स्थिर रहता है, गुरु रहता है, उसमें सरता नहीं रहती, जो नॉर्मल पित्त का जो लक्षण है वो नहीं रहता, गुरुता रहती है, स्थिरता रहती है, जबकि पित्त इतना स्थिर नहीं रहना चाहिए। उसके बाद में अम्लिका कंठ हृदय दाहकरम, अम्लिका मतलब खट्टा ढकार है ना, कंठ हृदय हार्ट के समय, हार्ट के पास, और पूरे बॉडी में दाहकरम या फिर वहां कंठ में गले में सब जगह दाह होता है, बर्निंग होता है। सामम विनिर्दिशेत निराम पित्त का बता रहे हैं, आताम्रम पित्तम तूष्णम रसे कटुकम अस्थिरम पक्वम विगंधम वेग्यम रुचि पक्तम बलप्रदम। मतलब जो निराम पित्त होता है वो अताम्रम, वो बिना कोई ऐसे कलर का होता है, उष्ण रहता है और थोड़ा कटु रसात्मक रहता है, जो निरामावस्था में पित्त है। आप लोगों ने कभी वमन कराया होगा, उल्टी कराते टाइम तो पित्त निकलता है, बहुत ज्यादा तीखा तीखा निकलता है, मतलब इतना एसिड रहता है, तो इस तरह का वो कटु रसात्मक, मिर्ची की तरह कटु रसात्मक रहता है। और अस्थिरम मतलब वो अस्थिर रहता है, साम पित्त है वो स्थिर है, यहाँ पर अस्थिरता आ गई है, मतलब वो सर्कुलेट होने लगता है। पक्वम विगंधम वो पका हुआ रहता है, उसमें निरामावस्था रहती है, तो वो पका हुआ पित्त रहता है, कच्चा पित्त नहीं रहता। विगंधम उनका स्मेल नहीं रहता। रुचि पत्र बल प्रदम, उसमें रुचि उत्पन्न होने लगती है, बल आने लगता है। इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी पेशेंट आते हैं ना तो किस तरह से आते हैं हम डिस्कस करेंगे। और ये बल प्रदान करता है, इसमें थोड़ा थोड़ा डाइजेशन होने लगता है। उसके बाद में साम कफ के लक्षण है कि आविलस तंतु सस्त्यान कंठ देशवतिष्ठते। जब कफ जो रहता है वह साम रहता है, मतलब आम युक्त जब रहता है, तो क्या होगा कि आविलस तंतु, आविल का मतलब है कि गंदा,
जैसे कीचड़ होता है ना, उसका कलर कितना गंदा होता है। तो आविलता मतलब ऐसे प्रमेय में बोला है, अविल मूत्रता बहुमूत्रता। अविलता मतलब होता है कि उसमें कीचड़ की तरह कलर आता है। फिर तंतुलस, ऐसे थ्रेड थ्रेड फॉर्मेशन होने लगे। कभी कभी आप लोगों को खांसी या कफ ऐसे जब आता है तो थ्रेड थ्रेड कफ बलगम निकलने लगता है, तो ये तंतुल होता है। स्त्यान होता है, स्त्यान मतलब बहुत ज्यादा चिपका चिपका, उसमें चिकनाहट बहुत ज्यादा रहती है और चिपक जाता है वो, स्त्यांता रहती है। कंठ देश अवतिष्ठते, कंठ देश में वो अवतिष्ठ मतलब अटका हुआ रहता है। स आमो बलासो दुर्गंधा शुद्ध उद्गार विघात, वो क्या करता है, दुर्गंधी युक्त कफ रहता है और भूख को और उद्गार को ये रोकता है, इस तरह से ये रहता है। फिर ऐसा बोलते हैं कि फेन वान पिंडिता पांडुन सर्व गंध एव च पक्वस एव विज्ञ शर्दना पत्र शुद्धिकृत। इसका मतलब यह है कि साम कफ मैं फिर से बताता हूँ कि साम कफ कुछ गंदला जैसा होता है, लेसदार होता है, गाढ़ा होता है, कंठ प्रदेश में रुका हुआ सा प्रतीत होता है, उसमें दुर्गंध आती रहती है और वह शुद्धा और उद्गार का नाश करता है। मतलब ढकार को भी आने नहीं देता, भूख को भी आने नहीं देता। निराम कफ जो रहता है वह थोड़ा सा फेन युक्त रहेगा, झाग झाग रहेगा, उसमें स्त्यांतर रहती, झाग झाग आता है, गाढ़ा रहता है, पांडु वर्ण का होता है, निस्सार होता है, दुर्गंध रहित होता है, गले में वो चिपकता नहीं है, वो निकलने लगता है जब निरामावस्था में रहता है। और इस पक्वावस्था में वह कंठ और मुख को शुद्ध रखता है। हम लोग बोलते हैं ना कि खांसी ऐसी आ रही है, कफ युक्त आ रही है कि बिना कफ युक्त आ रही है, और जब कफ युक्त आ रही है तो वो कफ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, वो हम लोग देखते हैं। तो जब कफ निकलने लगता है तो निराम कफ होता है। तो इसका मतलब ये, और साम पित्त का रह गया था, साम पित्त में दुर्गंध युक्त पित्त रहता है, हरित और श्याप वर्ण का रहता है, अम्ल रस का रहता है, बहुत ज्यादा खट्टापन, एसिड लेवल बढ़ जाता है, स्थिर रहता है, गुरु रहता है। कुछ लोग बोलते हैं कि एसिड का जो नॉर्मल है वो अम्ल रस रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। नॉर्मल जो पित्त रहता है वह ये रहता है, तिक्त और कटु रसात्मक रहता है। यहाँ पर अम्लता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ये सामावस्था रहती है। फिर सामावस्था में एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, अम्लिका, कंठ दाह मतलब कंठ दाह रहेगा, हृदय दाह हार्ट बन रहेगा। और वही जब निरामावस्था में रहता है तो ताम्र रंग का रहेगा, थोड़ा गर्म ज्यादा रहता है, कटु रस प्रदान मतलब तीखा रहता है, अस्थिर रहता है, गंध रहित रहता है, रुचि और पाचन क्रिया को बल देता है। तो ये निराम पित्त है। आम पित्त, साम पित्त और निराम पित्त। निराम पित्त मतलब जिसमें आम नहीं है, आम के साथ अगर मिल गया तो दोष ज्यादा प्रकोपित होकर और ज्यादा तकलीफ देते हैं। तो इसी तरह से सामावस्था में हमें पाचन क्रिया करना चाहिए, आम को पचन करने की चिकित्सा करना चाहिए, और जब निरामावस्था आ जाती है तो शमन चिकित्सा करना चाहिए। पाचन और शमन ये दो चीज याद रखिए, सामावस्था में पाचन करना है, निरामावस्था में शमन करना है। तो ऐसा जब हम लोग करते हैं तो चिकित्सा जो होता है हमारा सफल होने लगता है। अब मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग आइए और संभाषा करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं ही बोलते रहूंगा, ज्यादा बोलना भी वायु का प्रकोप करता है। आप लोग भी कुछ कुछ अपना मत बताइए, आपके पास कैसे पेशेंट आते हैं, एक बार चेक करिए आप लोग अनम्यूट हो पा रहे हैं क्या। जी सर। आप बताइए, आपके पास शाम पित्त शाम कफ ऐसे पेशेंट आते हैं क्या, आपने देखा है। हाँ सर। जी बताइए कंचन जी। मतलब अभी मेरे मैनेजर ही है, हाँ उनको 3 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था सर। हाँ वो चिकनगुनिया तो वो क्योर हो गया था, 15-20 दिन में उनका पेन काफी कम हो गया था। पर वो पंजाबी है तो पंजाबी स्टाइल का पूरा खाना होता है, कभी भी छोले खाना, मतलब राजमा खाना ये उनका ज्यादा होता है, और दही का इंटेक वगैरह ज्यादा होता है। तो उनको सर फिर जैसे अब 2 साल होने के बाद उनको थोड़ा सा जॉइंट पेन का कंप्लेंट करते थे वो। तो मतलब पहले तो वो सबसे पहले बोलते थे कि मुझे शोल्डर में पेन हो रहा है। फिर 5-6 महीने के बाद उन्होंने मुझे नी पेन की कंप्लेंट की। तो मुझे थोड़ा वहां पे डाउट आ गया था कि यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है, कि वायु की वजह से और आम की वजह से। तो उनको ट्रीट करना स्टार्ट किया। उन्होंने 5-6 महीने अच्छे से ट्रीटमेंट किया, फिर छोड़ दिया कि चलो ठीक है अच्छा लग रहा है। पर सर वो कैसे ना, संप्राप्ति वहां पे भंग नहीं हुई सर, तो वो आमवात पे कन्वर्ट हो गया। अभी फिलहाल अभी 3 साल हो रहे हैं उनको। अभी उनकी अब ये उंगली होती है ना राइट हैंड की, इंडेक्स फिंगर,
तो वो पूरी बेंड हो गई है। तो बेंड होने के बाद वो ट्रिगर फिंगर जैसे बोलते हैं ना, वो फिर से वापस अपने हाथ से करो तो ही हो रही है ऊपर। तो अभी ये कंप्लेंट चालू है सर उनकी। तो मैंने फिर उनसे फिर से एक हिस्ट्री ली, तो उनका खाना पीना उन्होंने फिर से वैसे ही कर दिया। सब गड़बड़, मतलब कि रात का जागरण भी हो रहा है सब। मतलब अभी वो सर पूरा आम बात में कन्वर्ट हो गया। ऐसे पेशेंट देख रही हूँ मैं कि जैसे कि आम है वायु के साथ, और वो आम बात में कन्वर्ट हो गया है। तो आपने जैसे अभी आम बात के बारे में बताया, तो वैसे ही वो सब सिम्टम्स वैसे ही बोलते थे कि आलस्य है, अरुचि है, संचारी वेदना है। पूरा वैसे ही अभी भी उनकी वाइफ का फोन आया, मैं अभी घर पे हूँ। तो वो अभी कंप्लेंट कर रही थी कि उन्होंने कुछ तो भी रात में राजमा खा लिया, वो करवा चौथ के दिन। तो उनको काफी पेट में प्रॉब्लम हो रही थी। अभी जाके फिर से देखना पड़ेगा सर कि उनको क्या तकलीफ हो रही है। ऐसे पेशेंट आ रहे हैं सर कि शाम आप कफ वाले। डॉक्टर जी, आप देखिए, आपको रिमोटाइड आर्थराइटिस, इसको ठीक करने में कितना टाइम लगता है आपके मेडिसिन से, पतंजलि का? सर सच बोलूं तो अगर पेशेंट पूरा प्रॉपर मतलब फॉलो करता है ना सर, तो मुझे 3 महीने में ही मैं अगर उसको पहले ही पकड़ लूं ना, मतलब सिम्टम वाइज जैसे लक्षण दिख रहे हैं मुझे, और मैं अगर मतलब कि इन्वेस्टिगेशन पे नहीं जाके मैं मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दूं कि आमवात है करके, तो उसको मैं ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स 6 मंथ में पूरा क्योर करती हूँ सर। पर पेशेंट सुनता नहीं है। पेशेंट जैसे कि आहार विहार के बारे में कुछ भी सुनता नहीं है, तो फिर उसे लॉन्ग पीरियड लग जाता है सर। और समझो आप डायग्नोस हुआ मतलब 5-6 साल हो गए, 10 साल हो गए, ऐसे आम वात का आता है। तो उसे खाली कंट्रोल करके ही देखा है मैंने, कि वो क्योर नहीं देखा है मैंने, कि फिर वो पेशेंट सुनता भी नहीं है, कुछ फॉलो नहीं करता है, तो फिर वो नहीं देखा, उसमें क्योर नहीं देखा मैंने सर। और आप क्या मेडिसिन देती हैं अपना पतंजलि का? हम बात सर के इसमें पूरा आम पाचन कराती हूँ। सिंहनाथ गुग्गुल है, चंद्रप्रभावटी है, पुनर्नरवादी मंडूर, अम्बातरी रस, इस तरीके से। और खाने पीने के लिए समझाती हूँ, थोड़ा सा योगा प्राणायाम बताती हूँ। और ये सीनाथ गुगुल देती है तो लूज मोशन टाइप होता है क्या पेशेंट को? नहीं सर, आप ऐसे तो कितना नहीं देती देखा। हैं, 1 पीडी की कभी 2 पीडी? कभी पेशेंट बर्निंग बर्निंग की कंप्लेंट करता है। मतलब कि पेट में जलन हो रही है, ऐसी कंप्लेंट करते हैं कुछ कुछ पेशेंट। पर बहुत कम हो सकता है कि वो, फिर मैं उनके आहार के बारे में पूछती हूँ कि आप उसके साथ विदाई आहार वगैरह हो रहा है क्या। तो वैसे पेशेंट को फिर आहार को मॉडिफाई करके सिहनाथ ग्लूकोज कंटिन्यू कराती हूँ। अगर ज्यादा ही बोल रहा है कि नहीं मुझे ऐसे ही हो रहा है, तो फिर उसको थोड़ा चेंज कर देती हूँ सर गूगल, जैसे महायोगराज पे डालती हूँ या फिर योगराज पे डालती हूँ। पर सिहनाथ के रिजल्ट अच्छे आते हैं। आप यूजुअली 2 पीडी देती हैं? क्या कितना कितना डोज देती हैं? आप मेडिसिन कितना सर? डोज में देती हैं? सर सियानाथ का मैं मॉर्निंग मतलब 3 टाइम TDS डोज में आफ्टर मील्स का डोज देती हूँ। कितना, दो दो देती हैं कि तीन तीन, एक एक? नहीं सर, एक एक ही देती हूँ मैं। अच्छा, ठीक है। और डाइट में क्या देती हैं आम बात के पेशेंट को? सर जैसे कि स्नेहा जो है, जैसे कि घी वगैरह शुरू शुरू में, जैसे आपने अब भी बोला ना, नीराम अगर होता है तो फिर हम उसे के थोड़ा स्नेहा ऐड कर सकते हैं। वैसे ही उसको थोड़ा रुक्षा आहार का सेवन कराती हूँ, उसको जैसे खट्टी चीजें से मोस्टली दही वगैरह है, या फिर खट्टे फ्रूट्स भी थोड़े अवॉइड करने लगाती हूँ, एकदम जो खट्टे होते हैं। जैसे उन्होंने कभी कभी कोई पेशेंट एकदम संतरे का जूस ले लेता है, उसका पेन बढ़ जाता है, तो उसको बोलती हूँ खाना भी है तो फिर उसको कम मात्रा में खाओ, और जूस फॉर्म में मत लेना, ऐसे बोलती हूँ। और खाने में जैसे ज्वार की रोटी है, उसको ऐड करती हूँ। गेहूं थोड़ा कम खाने के लिए बोलती हूँ। पर सर जैसे जो शाम रहता है ना, तभी फिर बाद में जैसे उसका थोड़ा सा जैसे लगता है कि नीराम हो गया है, तो फिर मैं उसको ना गेहूं की रोटी भी ऐड कराती हूँ, थोड़ा डाइट भी नॉर्मल कराती हूँ। क्योंकि कैसे बहुत बार ऐसे देखती हूँ कि अगर मैं उसको पूरा रुक्ष रुक्ष कर रही हूँ तो भी उसको तकलीफ होती है आगे करके, तो पेन होता आप है। बस्ती पंचकर्म भी करती हैं बाद में निरामावस्था आने पे? सर यहाँ पे पंचकर्मा का कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। मैंने बहुत बार बोला मेरे ओनर को कि पंचकर्मा स्टार्ट करते, क्योंकि मेरे पास जगह काफी है,
पर वो सुनते ही नहीं, क्योंकि वैसे ही सेंटर इतना अच्छा चलता है ना, तो उनको लगता है ठीक है अभी सब नहीं तो तो ठीक फिर चल रहा है। पेशेंट 100% ठीक हो जाते हैं आपके पास शमन से ही, उनको तो फिर वहां हाँ होता शमन नहीं से। joints में। नहीं हाँ सर, कोई व्याप्य मतलब व्याधि है, परमानेंट ठीक होने के लिए तो आपको बस्ती देना ही पड़ेगा ना कभी तो। हाँ हाँ सर, वो मुझे भी लगता है कभी कभी कि नहीं अभी कुछ कुछ पेशेंट में, पर फिर भी मेरे हिसाब से तो मैं 70-80% को तो पूरा क्योर करती हूँ। मतलब अगर वो इनिशियल स्टेज में है ना, तो उसको पूरा क्योर नहीं करती तो हूँ। क्रॉनिक स्टेज में दिक्कत आती है ना, पूरा पंच करने क्रॉनिक स्टेज में सर 100% दिक्कत आती है, वहां पे तो ऐसे लगता है मुझे भी कि नहीं अभी यहाँ पे कुछ तो भी शोधन चाहिए करके। हम्म, पर मैं हेल्पलेस हूँ, उसके लिए कुछ कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि एक तो मुंबई में कैसे है ना, जगह का प्रॉब्लम, सबका प्रॉब्लम है कि मैं खुद का सेटअप भी नहीं कर पाती हूँ यहाँ पे। एक तो कैसे जे जे क्वार्टर्स में रहते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे मैं घर पे भी नहीं बुला सकती हूँ पेशेंट को, ऐसे भी प्रॉब्लम है सर। और आप कहाँ रहती हैं मुंबई में, कहाँ प्रैक्टिस है आपका? मरीन मरीन लाइंस पे सेंटर है सर मेरा, पतंजलि। और मैं भाईकला में रहती हूँ, मतलब तो पास में ही मरीन है। ड्राइव में तो कितना मजा आता होगा आपको, पूरा हाँ समुद्र सर। का सब, चटनी हाँ रोड सर। मरीन ड्राइव। जी। हाँ वो सब मतलब हाई फाई सोसाइटी भी है सर, 50% और 50% एकदम मिडिल क्लास और लो क्लास भी पेशेंट रहते हैं, क्योंकि वो पूरा नेपेंसी रोड और मलबार हिल्स वगैरह सब सब उधर के पेशेंट आते हैं। और बहुत लेबर वर्क भी बहुत है, क्योंकि पूरा सोनिका वगैरह वो जो ये चलता है बिजनेस, कपड़ा मार्केट वगैरह सब उधर है, तो वो दोनों टाइप के पेशेंट रहते हैं। मेरे पेशेंट तो वो वालकेश्वर है ना, उधर थे, बॉम्बे स्टॉक मार्केट हाँ के सर, पास। बालकेश्वर पास में ही है सर, वहां से बालकेश्वर के भी शीरा बाजार, वालकेश्वर सब एरिया एकदम पास में है सर अच्छा, इधर। तो वहां जब जो वालकेश्वर में रहते हैं तो वो सब एरिया पूरा समुद्र का है, तो वहां तो ज्वाइंट हाँ पेन लोगों को ज्यादा होता होगा। बहुत सर, बहुत सर, आमवाद के बहुत पेशेंट रहते हैं। और अभी डेंगू के भी मैं जिस बीच में बहुत पेशेंट थे। कोरोना के तो चल ही रहे थे सर मुंबई में, अभी पता नहीं, अभी 1 तारीख से देखूंगी मैं। तो हर टाइप के पेशेंट, मतलब अम्ल पित्त की भी बहुत पेशेंट, जैसे आपने अभी पित्त के भी बारे में बताया था, तो हम्म, उसके भी पेशेंट काफी देखती हूँ मैं सर अम्ल, क्योंकि वड़ा पाव समोसा यहाँ का स्टेपल फूड होने की वजह से बहुत सारे पेशेंट को अम्ल पित्त है। हम्म। उसको उनको कितना भी अवॉइड करने लगा, वो 5-6 महीने करते हैं। पर कुछ कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनको वो बीमारी चाहिए ही नहीं, वो काफी अच्छे से फॉलो करते हैं, तो उनको पूरा क्योर देखती हूँ सर मैं। पर पेशेंट फिर से वो वैसे ही खाने लगता है सेम, तो फिर वहां पे वो फिर से रिकरेंसी। पर रिकरेंसी जब होती है सर, मैं उनको 3 साल में या फिर 4 साल में आते हुए देखती हूँ। वो बोलते भी है, जैसे कि अर्श के पेशेंट भी बहुत मिलते हैं मुझे, क्योंकि वो सब लेबर वर्क है, वो कैसे भी खाना है बाहर का खा रहा है। तो अर्श के पेशेंट, फिशर्स के पेशेंट, पाइल्स के पेशेंट, मतलब ये फिशुला के पेशेंट भी बहुत देखती हूँ सर मैं। हेलो। मेरे जो क्लासमेट्स है ना, जिन्होंने बीएमएस किया है, उन्होंने एमडी भी नहीं किया, उन्होंने स्लम एरिया में मुंबई में प्रैक्टिस किया है, शुरू किया है। तो स्लम एरिया में तो इतने पेशेंट रहते हैं, मतलब क्योंकि वहां का पानी भी खराब है, सब कुछ है, तो इतना अच्छा चलता है। हाँ सर, बहुत, मतलब मैं बोलती हूँ ना कि ओपीडी बहुत अच्छा चलता है, नो डाउट कि आपके पास वो जहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था, मतलब मेरा खुद का सेटअप इसीलिए नहीं कर पाई हूँ मैं कि इतना सीखने को मिला है वो 2-3 साल में। शुरू में कैसे लगता था कि चलो ठीक है यही कंटिन्यू करते हैं, मतलब मनी नॉलेज। वाइज तो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, पर जो एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हम पेशेंट देख रहे हैं, पेशेंट को ठीक कर रहे हैं, इन लोगों को भी अपनी जरूरत है, ऐसे करके जो एक सेटिस्फेक्शन होता है वो अलग ही होता है सर। और वो भी मुंबई जैसे जगह में आप पतंजलि का हाँ दवाई देके ठीक कर दिए, पतंजलि हाँ का, सर। बड़ा बात है ना। हाँ सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है? अपने एक्सपीरियंस बताइए, आम बात, ये साम वायु, साम पित्त, साम कफ। डॉक्टर अंजना सक्सेना मैम, आप बताएंगी इनफर्टिलिटी और ये रिमेटॉइड आर्थराइटिस, इसका को रिलेट करके आपके पास पेशेंट आते हैं क्या? इनफर्टिलिटी भी रहता है और रिमेटॉइड आर्थराइटिस भी रहता है। हेलो। जी जी। सर, नमस्कार, सुप्रभात जी। सब लोग। हाँ, सुप्रभात। जी सर, जी सर, बहुत अच्छे से माधव निदान की कक्षाएं आप लोग बहुत अच्छे से सर चला रहे हैं। एक बार पूरा कहते हैं ना रील बैक में हो रहा है, हम लोग पूरा पुराना जितना भी पढ़े हैं सब आगे याद आ रहा है। और पेशेंट तो सर अब समझ में आता है कि वही सब जो शास्त्रों में लिखा है वही सब पेशेंट के लक्षण भी बताते हैं। तो स्पेशली जैसे आपने बताया कि
दोनों केसेस बहुत स्पेसिफिक है, क्योंकि मेनोपॉजल ग्रुप जो आता है उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स पेशेंट लेके आता ही है, और उसको जनरली उसके साथ साथ जो है पेन हो रहा है, पेन के साथ साथ उसको इतना ज्यादा आम रहता है, क्योंकि वो आम जो है खाली ऐसा नहीं है कि वो आम बात के रूप में ही है, वो कफ और पित्त के रूप में भी हम लोग को हर तरह से मिलता है। और जब पेशेंट आता है तो वो एकदम क्रॉनिक डिजीज लेके आता है, मतलब उसको लगता है जैसे कि मैडम मैंने तो यहाँ भी दर्द की दवा खाई, मैंने वहां भी दर्द की दवा खाई, मैंने इंजेक्शंस भी लगाए, मुझे जो है एकदम रिलीफ नहीं मिला। तो ये जो अगर आप पैथोफिजियोलॉजी उसकी हम लोग देखते हैं, या किस तरह से उसकी पैथोजेनेसिस बात पित्त कफ किस तरह से कुपित हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है। और जैसे आज आपने पूरा साम पित्त के बारे में बताया है, तो अम्ल पित्त का पेशेंट इस समय, क्योंकि शरद ऋतु हमारे इधर है ही है, और उसमें पित्त का कुपित होना इतना जबरदस्त इस समय लक्षण आ रहा है कि पेशेंट जनरली जो है वो साम पित्त वाले पेशेंट बहुत बहुत ही सीरियस कंडीशंस में भी आ रहे हैं, कि पेशेंट को इतनी वॉमिटिंग है, या पेशेंट एकदम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, पेशेंट को इतना ज्यादा बर्निंग सेंसेशंस है, उसके साथ साथ पेशेंट को दहा है, उसके अलावा माथे से पसीना आ रहा है। समटाइम्स पेशेंट की कंप्लेन ये भी आ रही है कि सर मुझे जो ये है स्टमक रीजन है या अपर एब्डोमेन है, नाभि से ऊपर जो है वो जलन होती है और पसीना आने लगता है। तो सर इतना ऐसा लक्षण मिल रहा है पेशेंट को, और उसमें अगर वही है कि अगर मृदु लंघन हम पेशेंट को कराएंगे, उसको उनको यही बताएंगे कि आप डाइट एकदम पूरी मेंटेन करिए, और जब बहुत लेना है तो उसको उस तरह से मेंटेन करिए कि आपको वो जनरली जो डाइट हम आजकल बताते हैं, प्रैक्टिकली हम बता रहे हैं वो, सबसे पहले तो षडंग पानी उसको उबाल के रख लीजिए, समटाइम्स धनिया का पानी, सौंफ का पानी, थोड़ा थोड़ा बीच में, क्योंकि उसको हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप उस तरह का ही पानी पीजिए जो कि संस्कारित हो। और उसके अलावा जैसे कि नाश्ते में अगर आपको मन करता है, तो जब तक आपको अंदर से लगे कि नहीं हमें अब लेना चाहिए, तब आप फिर संस्कारित ही सूजी है, सूजी को दूध में डाल लीजिए और उसको अच्छे से जो है चला लीजिए, और मिश्री, चीनी नहीं बता रहे हैं पेशेंट को, मिश्री में धागे वाली मिश्री मिला के कम मात्रा में ही, और उसको आप ले सकते हैं। उसके अलावा खाने पीने में भी सर उसको पूरा डाइट चार्ट बता दिया गया है, जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स, लाइट वेजिटेबल्स हैं एकदम, उनको उनको ही पेशेंट को बताया कि कुष्मांड, यहाँ पे हमारे यहाँ इधर अच्छा मिलता है बनारस साइड में, कुष्मांड की सब्जी यहाँ बहुत फायदा करती है, लौकी की सब्जी भी पेशेंट को बहुत फायदा करती है। और क्योंकि पेशेंट को बहुत दिनों तक जो क्रॉनिक केसेस आ रहे हैं हमारे पास, उनको बहुत दिनों तक हम लोग बिना डाइट के भी नहीं, बिना खाने के, जैसे अति अति वीकनेस कहते हैं ना, अति ज्यादा कृशता पेशेंट में फील हो रही है, तो ऐसे केसेस में फिर हम लोग को हर 2-2 घंटे, 2.5 घंटे में जब उसको कहते हैं कि लघु आहार लीजिए, और क्योंकि उससे पित्त का भी पाचन करना है, आम का भी पाचन कराना है, और मतलब साम पित्त का पूरी तरह से पाचन होना चाहिए, वात को भी अनुलोमित करना है, और इसके साथ जो है कफ भी नहीं बढ़ने देना है। तो जनरली कुछ मेडिसिन के साथ में ऐसे निशोध वगैरह भी हम यहाँ पे ऐड करते हैं, समटाइम्स भी ऐड करते हैं, जितनी मृदु है। सबसे अच्छा लगता है हमको यहाँ पे दाढ़ी मास्टक का बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है, और इसके अलावा जो है हमको विपत्तिकर का भी बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है। तो यहाँ से हम शुरुआती करते हैं, हल्का सा जो है वो सुबह से अच्छी घृत जो है 1 चम्मच 2 चम्मच जितनी पेशेंट की अग्नि होती है वहाँ घृत सेवन से कराते हैं, और उसके बाद से धीरे धीरे पेशेंट को डाइट देते हैं, डाइट शेड्यूल बता रहे हैं। तो ये जो ऋतु चल रही है इसमें ये सामता के लक्षण पेशेंट में मिल रहे हैं, बस ये है कि डायग्नोसिस बनानी हमारा काम है, और उसके हिसाब से हमें उसको कैसे ट्रीटमेंट और डाइट चार्ट बताना है। जी सर। और आप ये मेडिसिन क्या क्या देते हैं? आपने दाढ़ी मास्टर ये सब बताया, विपत्तिकर, जी लेकिन सर। साम पित्त के पेशेंट आते हैं तो ये रसकल या ये जी सर। सुधाकल, इसमें क्या आप देते हैं? सर बहुत अच्छा है, उसमें अभी कपर्दिका भस्म का भी बहुत अच्छा रोल आ रहा है, काम दुधा रस का भी बहुत अच्छा रोल आ रहा है, सूर्यशेखर भी, दोनों जनरली जो है क्योंकि पेशेंट थोड़े से उस तरह के होते हैं तो हम लोग अभी सिंपल सूर्यशेखर देते हैं। एक बात बताऊं सर, मेरे पास एक बहुत क्रॉनिक पेशेंट चल रहा है, और उसको जो है लगभग पिछले 5-7 साल से ये प्रॉब्लम होती है, और वो बताता है कि मैम जब बरसात ऋतु शुरू होती है मुझे एकदम ऐसा इरिटेशन होने लगता है कि मैं खाना ना खाऊं, और खाना खाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वॉमिटिंग हो जाती है, और मैं मतलब मुझे इतना इरिटेशन होता है कि मुझे ये पता चलता है कि मेरा खाना घातक जा रहा है। तो सर मैंने एक कल्पना बनाई आप लोग के साथ में रह के, और आप लोगों से सीख के ही कहूंगी मैं, इसमें आयुष दर्पण का स्पेशली आपका बहुत बड़ा योगदान है,
और जो स्वर्ण प्राशन वाली एक कल्पना होती है मैंने उसको ही बनाया। उसमें अनुरिता मैम भी है, तो श्रुति मैम भी, सब लोग अपना अपना बताती थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने उसमें सुशेखर रस, कामधुधा रस, प्रवाल पंचामृत रस, मधुयष्टि चूर्ण, और उसके अलावा जो है कपर्दिका भस्म, और थोड़ा सा जो है अमल की रसायन, और उसके अलावा घृत और मधु, उसको मैंने अच्छे से सर उसका वही मर्दन किया बैठ के। और वो मर्दन करने के बाद मैंने उसका एक लेह बनाया, और लेह बना के मैं उस पेशेंट को देती हूँ, और उससे बोलती हूँ कि हर 2-3 घंटे बाद उसको लो। और मैंने उसके सारे तो क्या ट्राइग्लिसराइड्स बता, लिक्विड फॉर्म में स्वर्ण प्राशन जैसे देते लेह लेह लेह, हाँ लेह बना के हैं? ड्रॉप, हाँ उसको मैं बोलती हूँ। और वो पेशेंट बराबर से 3 महीने से सर ले रहा है, और उसका जो मैंने पहले भी लीवर प्रोफाइल और लिपिड प्रोफाइल, दोनों लीवर फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल और केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट कराए हैं सर। और जो पहले जहाँ भी उसमें कुछ डिजीज मतलब कुछ लग रहा था, क्योंकि उसका बिल्रुबिन 1 पॉइंट कुछ था, अब वो एकदम नॉर्मल है। उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है, बैड कोलेस्ट्रॉल एकदम जो है उसका नॉर्मल आ गया है, और पेशेंट को इतना रिलीफ मिलता है, वो रोज 1 चम्मच अब 3 बार लेता है, सुबह उठते ही लेता है। उसके बाद वो उसका जो अनुपान मैंने बता दिया है कि अनुपान अगर आप चाहते हो तो हल्का सा मतलब जो है जो षडंग पानी वाला जल है वो ले लो। समटाइम्स वो कभी कभी क्या करता है, उसमें जो है वो गोमूत्र का अर्क लेके रखा है, उसको आधा चम्मच 1 चम्मच मिला के आधे कप पानी में पी लेता है उसके साथ में। और 3 बार में उसको खाना खाने से पहले, सुबह उठते ही, दोपहर में और रात में, अब 3 बार लेता है। पहले वो उसको 6-6 बार लेता था। और पेशेंट को इतना रिलैक्सेशन है, कभी कभी वो गिलोय का पत्ता या गिलोय का काढ़ा या गिलोय का रस निकाल के सुबह पी लेता है, कभी कभी नीम पत्र भी ले लेता है फ्रेश वाले। तो इस तरह से मैंने उसकी डाइट मेंटेन की हुई है। पेशेंट को बहुत हीलिंग स्टेज में आ चुका है अल्सर, और बहुत रिलीफ है। थैंक यू सर, थैंक यू हरीश दर्पण, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से जुड़ना, इसलिए मैं आप लोगों के सारे विचार सुनती रहती हूँ, और मैं और कुछ आपने ना कुछ कितना अच्छा लिखती दवाई रहती बना रहती हूँ। लिया अपना। जी जी सर, जी सर, आप सर आपका आशीर्वाद है सर, आप मैम लोगों के साथ मैम जी जी जी। अंजना मैम नमस्कार, मैं डॉक्टर नमस्कार। माधुरी बोल रही हूँ। हाँ अ, माधुरी मैम बताइए, नमस्कार। मैम आपने उसमें लेह में क्या सुवर्ण भी डाला है क्या? हाँ स्वर्ण सुशेखर मिलाया मैम, और स्वर्ण भस्म भी अच्छा मिलाई, थोड़ी सी स्वर्ण भस्म स्वर्ण मिलाई बस, है थोड़ी, हाँ हाँ वही मिलाई, हाँ स्वर्ण मिलाई है। बस। वो हाँ कितना डाला मैम आपने? मैम जैसे कि उसका जो दूध प्रेशर का एक पैकेट आता है ना, हाँ हाँ स्वर्ण का, वो मैंने मुझे लगता है कि वो 1 ग्राम का आता है, वो हाँ। मैंने पूरा मिलाया। मैंने 15 डेज की डोज बनाती हूँ मैम, मात्रा मैंने उसमें अभी कमी रखी है क्योंकि थोड़ा सा पेशेंट भी मेरा उस तरह का है। लेकिन मैंने 1 ग्राम की डोज पूरी, जैसे पूरा पैकेट जो उसका आता है उसका दूध का प्रेशर वाला, वो मैंने पूरा मिलाया। और उसमें फिर उसी डोज के हिसाब से मैं आपको लिख के बता दूंगी, मेरे पास पूरा डायरी में नोट है। मैंने पूरे इसमें कम से कम 7-8 ड्रग्स बना के पूरा अच्छे से उसका मर्दन किया। और पर मर्दन मैम करके वो मर्दन आपने ऐसा 8-9 घंटे किया कि कितना टाइम किया? पहले देखिए 4 से 5 घंटे में कर पाई, क्योंकि सुबह मैं अच्छा कॉलेज जाती हूँ, तो जैसे कभी कभी आप लोगों के साथ सुनते सुनते भी किया, कभी फिर मैंने लौट के उसको रख दिया, फिर शाम को किया। एक दिन मैंने सैटरडे संडे 2 दिन किया था, और फिर मैंने उसको हाँ स्टार्ट किया था। तो वो मैंने मतलब उसको दे रखा है 15 डेज में, मैं नया बनाती हूँ। मैंने उसको मतलब बहुत दिनों के लिए नहीं बना के दिया है, क्योंकि वो हाँ। अम्लपित्त वाला केस होता है, तो ज्यादा पुराना होने से भी कभी कभी फर्मेंटेशन वगैरह उसमें होने के चांस है या नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे फ्रेश देना चाहिए। तो ये हर अम्ल 15 डेज, पित्त का है ना मैम केस? अम्ल हाँ पित्त हाँ का। अम्ल पित्त का पेशेंट। तो मैं मैम उसको न्यू बना के देती हूँ, 15 डेज के लिए देती हूँ, फिर न्यू के दे बनाती हूँ। वो बहुत रिलीफ है उसको, पेशेंट को। मैम जी आप वो व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए ना अपने डाल केस। दूंगी मैं, डाल दूंगी मैं, डाल हाँ दूंगी जी थैंक यू मैम। जी। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। किसी और को कुछ बोलना है? जी प्रणाम सर। हाँ, सर मुझे प्रणाम, अपना बताइए। अपना ही केस डिस्कस करना है जी बताइए। एक्चुअली। सर मेरी प्रकृति है वात पित्त, पित्त बहुत बड़ा हुआ रहता है। तो पहले बहुत बढ़ गया था, हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा था, हेडेक हो रहा था, हाथ पैर में जलन हो रही थी। तो मैंने विरेचन लिया। विरेचन सर चरक में जो जो इंस्ट्रक्शन थे, मैंने पहले कभी किसी को विरेचन ऐसे दिया नहीं है, खुद का ही पहले किया। तो चरक में जितने भी इंस्ट्रक्शन थे मैंने उनको फॉलो किया। 3-4 दिन मैंने दीपन पाचन किया, 3-4 दिन घृतपान किया, उसके बाद 3 दिन रुक के फिर विरेचन लिया। विरेचन मैंने सर कोटकल का निम्ब अमृतादि अरंडादि तेल होता है वो लिया, और महातिक्त घृत से स्नेहन किया था। तो विरेचन हुआ सर, 10 वेग आए, है ना। मुझे मतलब लगा नहीं कि पूरा अच्छे से हुआ, मतलब मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद से
अभी भी थोड़ा एसिडिटी होती है। और सबसे बड़ी बात क्या है सर, जब मतलब विरेचन हो रहा था तो उससे पहले मुझे वॉमिटिंग सा फील हो रहा था, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत बेकार होता है ना, कड़वा सा होता है अरंडादी तेल का। तो मैंने थोड़ा सा वो हो रहा था, उत्क्लेश हो रहा था, तो मुंह में वो रखा, एलादी चूर्ण रखा। तो उससे मतलब बीच बीच में भी गर्म पानी पीने में थोड़ा उत्क्लेश हो रहा था, लेकिन मैंने वही गलती की शायद कि मैंने वो वेग रोक लिया, कि मुझे ये लगा ये अगर वोमिटिंग हो गई तो विरेचन नहीं होगा, तो फिर पित्त का वो नहीं होगा, शोधन नहीं होगा। तो अभी भी सर उत्क्लेश थोड़ा सा लग रहा है, और एसिडिटी भी अभी बन रही है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? हेलो इस पर एसिडिटी बन रही है तो एक बार और विरेचन ले लीजिए ना आप। सर, पूरा उतना मतलब उस समय तो पूरा हफ्ता भर खिचड़ी खिचड़ी में एकदम स्नेह को देख के मुझे लग रहा था कि बस अब तो अभी वोमिटिंग हो क्या जाएगी। सिम्टम क्या हो रहे हैं आपके? सिम्टम्स सर, पेट एकदम गले तक एकदम ऐसा लगता है भरा हुआ सा कुछ है। तो आप ये कोई सामपित्त की दवाई ले लीजिए, जैसे सूर्यशेखर रस ले लीजिए, आरोग्य वर्धनी ले लीजिए, ठीक हो जाएगा। आंवले के रस के साथ या गुलकंद के साथ। आंवले का रस तो सर मॉर्निंग में मैं पीती हूँ, मतलब सुबह खाली पेट, और मैं आंवले का रस तो कंटिन्यूस पीती हूँ। उससे पहले विरेचन लेने से पहले भी पी रही थी, लेकिन वो इतना ज्यादा हो गया था कि मतलब वो उससे भी वो नहीं हो रहा था, कंट्रोल नहीं हो रहा था। आंवले की रसायन और आंवले के रस का तो मैं प्रयोग करती हूँ। नहीं, लेकिन सूर्यशेखर रस लीजिए। एक मिनट, डॉक्टर अनुरिता जी, आप क्रिकेट खेल के आ गई क्या? अनुरिता मैम, हाँ सर, नहीं मैं ग्राउंड पे ही हूँ सर। तो आप अभी आ रही हैं नस से लेने? सर 7 बजे मैं कल आती हूँ सर, फिर कल मैं प्रैक्टिस को नहीं जाऊँ। ठीक है, ठीक है, या। ठीक है। तो आप विनीता मैम क्या लेंगी अब? इस पे किसी को कुछ बोलना था तो बोलिए। सर इसमें उनको ठीक से नहीं हुआ तो रोज ऐसे सर थोड़ा थोड़ा विरेचन दे सकते हैं ऐसे त्रिवृत हाँ, में? मृदु विरेचन दे सकते ना, गंधवृत्ति का या त्रिविध लेहम का। मुझे 7 या 10 दिन लेना तो पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ, और सर मैं भी ये अम्लपित्त का एक पाउडर मैंने भी अभी बनाया है, उसमें मैंने कामदुदा है, मुक्ता पिष्टी है, अविपतिकर, यष्टि मधु, आमल की, हाँ, फिर नमस्ते सर। हाँ जी, बताइए। सर इनका अगर उत्क्लेश हो रहा है गले में, जैसे दोष है ऐसे लग रहा है, तो उनको थोड़ा नमक डाल के गुनगुने पानी में उनको थोड़ा सा वमन करना चाहिए सर पहले। अगर उत्क्लेशित हाँ जी, दोष है वो निकाल देने के बाद वो पाचन करे तो अच्छा रहेगा सर। अगर उनको हाँ, लग रहा है अगर उत्क्लेश गले है में तब है, ना। जी, हाँ ये तब सर मेरे को भी यही लग वो रहा है, इसीलिए मैं बोल। थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि विरेचन लूं कि वमन लूं, क्योंकि सर मैम आपके मैंने अगर गले में ऐसे लग रहा है ना तो आप पहले वमन कर दीजिए छोटा सा, अभी अगर 2-3 भी उल्टियां हो जाएंगी ना तो आपको अच्छा लगेगा, और उसके बाद आप सूर्यशेखर, अविपतिकर और ये गंधर्व की वो सब हिंगवाष्टक वो भी ले सकते हैं मैम। मैम उसके लिए, वमन के लिए क्या लवण जल से करूं? कुंजल क्रिया ही कर दो ना। जी हाँ मैम, सिंपल सिंपल एकदम, और थोड़ा लंगन भी करिए मैम। जब भी भूख लगे, और शुंठी सिद्ध जल भी लीजिए। वमन के लिए मैम सुबह उठ के सिर्फ गुनगुने पानी में 4 लीटर पानी गुनगुना करके उसमें 4 चम्मच अपना सादा नमक डाले तो भी चलेगा, और वो जितना हो सके उतना पीना है पेट भर के। आखंड पान हो जाने के बाद मैम उंगली डाल के तो निकाल देना जी। हाँ, वमन तो मुझे बहुत जल्दी हो जाता है मैम, थोड़ी थोड़ी मतलब त्रिफला चूर्ण भी मैम अगर गर्म पानी से ले लूं तो मुझे वमन हो जाता है। वमन बहुत मतलब मेरा और तो फिर वोमिटिंग अच्छी सेंटर बात बहुत ही है ज्यादा मैम, हाइपर है। त्रिफला क्वाथ से भी किया तो भी चलेगा ना, जो आपको साथ में जिससे सर आपको तकलीफ नहीं होती है, लेकिन वो निकल देना चाहिए पहले। मुझे वमन का इसलिए ठीक लग रहा है सर, मैंने ना वो जलौका भी लगाई थी, मेरे को एक्ने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, तो मैं हमेशा शरद ऋतु में अप्लाई करती हूँ जलौका अपने ऊपर। तो पहले मतलब जलौका लगाने के बाद मुझे इचिंग नहीं होती थी, लेकिन इस बार मुझे जलौका लगाने के बाद 4-5 दिन इचिंग भी रही। तो मुझे यही लग रहा है कि मुझे कफ के लिए वमन करना चाहिए। तो थोड़ा इसमें कंफ्यूजन था, तो इसलिए मैंने सोचा सर आप लोगों से डिस्कस कर लूँ। आप कर लीजिए ना वमन। ठीक है, फिर कर सर उसके लीजिए बाद जी। मैं सूद सेकर स्टार्ट कर दूँ, सूद सेकर हाँ कामदुदा। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सब लोगों के लिए। थैंक यू। डॉक्टर मोनिका मैम, आप थोड़ा संभालिए, मैं 5 मिनट में आता हूँ। जी, डॉक्टर जी सर। मोनिका मैम, आप थोड़ा संभालिए, मैं आता हूँ। जी जी मैम, आपका ये लग रहा है कि थोड़ा सा शायद शांता है अभी आपकी ना, तो
एक बार ये जैसे मैम ने बताया लघु वमन करके उसके बाद कुछ भी पाचक औषधि लेंगे तो, और साथ साथ भी रेचक, और जैसे अभी माधुरी मैम बता रहे थे ना कि उन्होंने अविपत्तिकर चूर्ण और वो मुक्ता पिष्टी वगैरह बना के मिला के बनाई है दवाई, वैसा अच्छा रहेगा आपके लिए। उससे मैम अविपत्तिकर चूर्ण जो है वो विरेचन भी करता रहेगा, मृदु विरेचन भी करता रहेगा। यस मैम। मैम वो शाम पाचन के लिए क्या ले सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैम नॉर्थ में ना सब क्लासिकल मेडिसिन और प्रोप्राइटरी मिलती हैं, बाकी सारी चीजें नहीं मिलती हैं, तो बहुत वो हो जाता है। मैम आरोग्य वर्धनी मेरे को लगता है आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी एक बार अंजना मैम आप बताइए आपका क्या इस पे विचार है। और नंदन भी जी अच्छा मोनिका रहेगा। मैम, अभी हम लोग पढ़ेंगे ना, देखिए अभी बमन बमन और हम विरेचन पढ़ रहे हैं अभी अगले सेशन में, तो उसमें मैम बहुत अच्छा से वर्णन आया है। कल हम लोग पढ़ रहे थे कि अयोग अयोग विरेचन या अयोग बमन में क्या क्या मतलब मेडिसिन दी गई है, और विरेचन अगर प्रॉपरली ना हो या अयोग के लक्षण भी ना जैसे मैडम में मिल रहे हैं, तो मैडम उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन भी बताई हैं। तो जहां तक है अभी थोड़ी 2 मिनट के बाद मैं या तो बुक खोल के बताती हूँ, नहीं तो मुझे जहां तक लग रहा है आपके केस में जो है थोड़ा थोड़ा सा आपको पहले क्या करना चाहिए कि कहीं ना कहीं कफ का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है आपको ना, जो आप कह रहे हो मुझे भारीपन लग रहा है और मुझे जो वायु का अनुलोमन भी प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको पित्त को भी जो है ध्यान में रखते हुए कि पित्त आपका एग्रीवेट ना हो, पित्त आपका कुपित ना हो, और जहाँ है कफ का जो है थोड़ा सा आपको विलय करना है, कफ का थोड़ा सा अनुलोमन करना है, मतलब कफ को थोड़ा सा जो है वो करना है। तो यहाँ मेरे मेरे को जो प्रैक्टिकली लगता है, जो हम लोग ऐड भी करते हैं, या तो जैसे पंचकोल कषाय की पेय पी लेना चाहिए, या फिर त्रिकटु चूर्ण जो है वो थोड़ा सा घृत के साथ ले लेना चाहिए। और इसके अलावा जो है आपको हल्का सा वहां पर जो है विरेचन के लिए साथ में आप घृत मिला ही रहे हैं पंचकोल के साथ में अगर आप थोड़ा सा अनुपान के रूप में भी आरगवत कषाय या जो है इसको लेंगे, तो आपको क्या होगा कि थोड़ा सा अगर आपका कफ भी वो होता है तो सेंधव नमक पी सकते हैं, सेंधव नमक का जल बाद में पी सकते हैं। तो अगर वो वमन के भी वेग आ रहा है या आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे वॉमिटिंग हो सकती है, तो आप उसको वेग को रोकिए मत। और उसके बाद एक बार जो वेग से निकल जाएगा, कफ को फिर होगा तो वो कफ के मार्ग से निकलेगा, वो फिर ऊपर के मार्ग से ही निकलेगा, और देन उसके बाद आपको खुद हल्कापन फील होगा। और इस तरह से आप मतलब क्योंकि पुराना आपका अयोग विरेचन जो है वो युक्ति पूर्वक नहीं हो पाया, अयोग्य विरेचन के लक्षण मिल रहा है, तो वहां पे आप फिर इस कार्य को कम से कम 3 दिन या 5 दिन करके देखिए, तो उससे मुझे लग रहा है कि आपको काफी रिलैक्स हो जाएंगे आप। मैम ये अष्टांग में भी यही लिखा हुआ है कि अगर उचित औषध प्रयोग करने पर भी विरेचन ना हो रहा हो तो गुनगुना जल पिलाना चाहिए। ये तो उस टाइम का बताया है। फिर बाद में बताया है इस विधि से यदि अल्प मात्रा में भी विरेचन हो, मतलब विरेचन देने के बाद अल्प मात्रा में विरेचन हो, तो रात्रि में थोड़ा सा अल्पाहार खिलाकर दूसरे दिन फिर विरेचक औषधि पिलाई जा सकती है। और फिर इसने ये भी बोला है कि अगर फिर भी विरेचन ना हो तो 10 दिन के बाद विरेचन कराने के लिए औषध सेवन करें, इसके पूर्व स्नेहन स्वेदन का प्रयोग भी अवश्य करें, ऐसा करके मैम लिखा था इसके अंदर। इसलिए मैंने कहा ना कि क्योंकि इसमें दो दोष जो है मुझे लग रहा है इनके थोड़े कफ भी इन्वॉल्व ज्यादा है, इसलिए इनको इस तरह के लक्षण मिल रहे हैं। तो पित्त से जो विरेचन हुआ होगा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं पित्त को पित्त ना हो और वायु का अनुलोमन हो और कफ इनका जो है निकल जाए, तो इनको थोड़ा सा उस पर कंसंट्रेट होना ही पड़ेगा। मैम दोबारा विरेचन लेने स्नेहन तो ठीक है, लेकिन फिर स्वेदन के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, मेरे पास फैसिलिटी नहीं है मैम। आप स्वेदन के लिए अगर आप चाहते मैम हो, स्वेदन निरग्नि स्वेद के भी तो जो बताए हैं वो वैसा कुछ आप कर सकते हैं आई थिंक। नहीं हाँ संजना मैम? और क्या, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो मैम, तो आप कैसे कहते हैं ना, कपड़ा गर्म करके भी आप लगा सकते हो, है ना। जैसे आपको जहाँ भारीपन लग रहा है, तो आपको चेस्ट रीजन में या आप अधोदर में, एब्डोमेन रीजन में थोड़ा सा आप उस तरह से कर सकते हो, या जैसे मैडम ने कहा निराग्नि स्वेद में थोड़ा सा आप व्यायाम थोड़ा सा कर सकते हो, ज्यादा थोड़ा हल्का ज्यादा कर सकते हो, तो उससे भी मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। दूसरा आपने कर सकते आतप सेवन कर सकते हो, और तीसरा लघु आहार भी, है ना, कि जैसे जब तक बहुत अच्छे से लंघन कर लीजिए, जब लंघन के बाद आपको लगे कि हाँ अब मेरा लंघन हो गया है, तो फिर उसका लघु आहार लीजिए, पेय या जैसे मूंग की दाल का पानी, या उसको पहले कृत करके फिर कृत करके लीजिए। आप तो खुद वैद्य हैं, आप कर पाओगे, अच्छे से कर वो पाओगे। मैम मैंने किया था पूरा, मैंने 2 kg वेट लूज किया उस चक्कर में। पूरा कितना वेट मतलब है? वेट पूरा ज्यादा नहीं है, कमी है आपके पास वेट? मैम 56 था, 54 हो गया। वेट अच्छा, ज्यादा नहीं है मैम।
हाँ, नहीं तो फिर आप उसको ऐसे ही करिए, लघु आहार पे रहिए, वही मैंने कहा, लंघन नहीं करिए, लघु आहार पे रहिए, और थोड़ा सा एक्टिविटीज जैसे चतुष्पाद संस्कृति ना, पिपासा मार उतार तक, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम आतप सेवन तो कर सकती है, धूप का सेवन थोड़ा सा करिए, है ना, और थोड़ा सा लाइट डाइट पे रहिए। जैसे जो भी हमारे बॉडी के लिए एकदम सिंपल है, आपने सुबह उठे और सुबह उठ के मैंने कहा आप पंचकोल के साथ पंचकोल घृत ले लीजिए, और थोड़ा सा अरगवत कषाय या निशोध का काढ़ा बना के, अरगवत कषाय ज्यादा है इसलिए मैंने उसको पहले बोला, उसको आप ले लीजिए। और फिर नाश्ते में आप जो है मूंग की दाल में थोड़ा सा आप जो है, अगर आपको लगता है तो आप उसको कृत कर लीजिए, मतलब उसको जीरा वगैरह डाल सकते हो, थोड़ा सा हींग भी डाल सकते हो क्योंकि वायु का अनुलोमन भी करेगा, और जीरा डाल के उसको लीजिए। और दोपहर के खाने में फिर मतलब जो सब्जी हम नॉर्थ इंडियन में की बात आप कर ही रहे हो, तो परोरा है और थोड़ा सा ये तुरई है, लौकी है, कुष्मांड, इस तरह की लाइट सब्जी के साथ आप रोटी खाइए, एक डाइट मैनेज कर लीजिए। और मुझे जहां तक लगता है ऐसे केसेस में जो बताया जाता है कि जो है ठंडा पानी नहीं पीना है, और गर्म करके ठंडा पानी भी नहीं सही बताया है, क्योंकि वो कफ को जो है वो बहुत अच्छे से पाचन नहीं करता है। तो हम ये करते हैं कि पेशेंट को बोलते हैं कि आप उतना, जैसे कहते हैं ना, सुखोष्ण जल पीना चाहिए। उससे क्या होगा, जो कफ आपका कुपित हुआ है वो कफ को भी वो किसी तरह से विलय करेगा या विलयन करेगा, और कफ को जो है वो जब कफ थोड़ा सा जो प्रकोपित कफ है वो आएगा, तो वो जहाँ तक वो वमन के जैसे या फिर वो कोष्ठ में आके वो लेट्रिन के साथ ही पित्त के साथ भी बाहर निकल सकता है, क्योंकि आपने अगर ज्यादा उत्क्लेशित कफ नहीं, और ज्यादा होगा तो अगर आपको लगता है कि आपको वमन का वेग आ रहा है, तो उसको आपने जो पहली बार आप कह रही है ना आपने रोका, ये गलती हो गई थोड़ी। अगर हाँ। आ रहा है तो किसी भी वेग को धारण करना ही नहीं है ना, ये तो शास्त्र कहते हैं। अगर आपने मेडिसिन ली है तो वहां अगर कफ जैसे बताते हैं कि अमाशय है, वहां पे कफ की अधिकता होती है, हमने विरेचन की औषधि दी तो कफ ने क्या किया, विरेचन औषधि का मार्ग रोका, क्योंकि कफ कुपित हुआ है, और जब कफ कुपित होता है तो विरेचन औषधि का मार्ग रोकता है, और वो कफ और उत्क्लेशित हो जाता है, और फिर वो ऊपर मार्ग से वमन के मार्ग से निकलने लगता है। तो यही आपके साथ हुआ, लेकिन वहां आपने क्या किया कि नहीं, मुझे रोकना है, मुझे विरेचन ही करना है। तो वो कहीं ना कहीं वहां पे जो दोष थे वो कहना चाहिए लीन हो गए, उस जगह वो दोष कोष में प्रॉपरली नहीं आ पाए, और वो बाद में आपको जो है उसके जो आपके लक्षण मिल रहे हैं। एक बार फिर से स्नेहन और स्वेदन इसलिए किया जा रहा है कि जो दोष आपके शाखा तक चले गए हैं या लीन हो गए, उनको हमें लेके आना है ना एक बार कोष्ठ में। उसके बाद जब आपके दोष अच्छे से उत्प्रेषित होकर बाहर निकलेंगे तभी आप अच्छे से रिलैक्स हो जाओगे। तो इसीलिए किसी भी पंचकर्म क्रिया में या वमन विरेचन में हमें पहले स्नेहन स्वेदन दीपन पाचन पे बहुत ही ध्यान देना चाहिए। ये मेरा अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है, और पेशेंट को हम लोग एक सिंपल वे में भी, जरूरी नहीं कि हर जगह क्लासिकल ही हम लोग करें, अगर हमें लगता है किस तरह के लक्षण है तो उस तरह की चिकित्सा व्यवस्था से ही हम लोग उसको समझा देते हैं कि देखो भाई, तुम्हें अगर लगता है इस तरह का तो एक वॉमिटिंग आएगी तो घबराना नहीं है, वॉमिटिंग की हम दवा नहीं देंगे यहाँ पे तुम्हें फीलिंग होगी, बाकी दिक्कत होगी तो हमसे फोन से बात कर लेना, या फिर तुम जो है हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, यहाँ पे हमारे देख लेंगे। और विरेचन के लिए भी बताना पड़ता है कि समटाइम्स हमारा पेट साफ होना है, कुछ गंदा अंदर है, 2 से 3 4 बार होगा तो प्रॉब्लम मत रखना, एक दिन कमजोरी थोड़ी लगेगी, बाद में तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। कन्विंसिंग करनी पड़ती है, तो ऐसे आप भी थोड़ा सा अपने पर विचार करके, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा जो है डाइट पे और मेडिसिन, कट्टू वगैरह भी आप सग्रास ले सकते हो, या दाने मस्तक को भी इसमें डाल सकते हो, हिंगष्टक की बात आ ही रही थी अभी। तो इस तरह का थोड़ा सा कफ को आप जो है वो कराइए, और थोड़ा सा ये हम जो लंघर बता रहे हैं बस इसीलिए बता रहे थे, या जो बता रहे हैं कि वो थोड़ा सा जो अभी आपको भारीपन लग रहा है, अभी समटाइम्स फिर बाद में हो सकता है आपको जॉइंट पेन भी शुरू हो जाए, मसल पेन भी शुरू हो जाए, क्योंकि मौसम भी इस तरह का आ रहा है। पित्त के साथ जब वो मिल जाएगा कफ, तो फिर उस तरह के सामता के लक्षण देगा। और वायु तो फिर कुपित हो जाती है, क्योंकि जहाँ दो दो दोष कपित होते हैं तो वायु तो सबको लेके चल ही रही है, इसलिए इसको यहीं पर आप रोकिए तो आपको जल्दी रिलैक्स हो जाएगा। वमन का वेग मैंने इसलिए रोका था ना, मुझे थोड़ी थोड़ी चीजें में तो होने लगती है, तो मैंने कहा ये तो होता ही रहता है, इसलिए मैंने उसको कंट्रोल किया, अदरवाइज तो नहीं करती, क्योंकि मुझे अब उसको गर्म हाँ, पानी पियो तो भी वॉमिटिंग आ जाती है, मैं गर्म अगर पानी भी नहीं ऐसा पी आपको पाती लगता है हूँ। तो 1 2 बार आप ऐसा कर लीजिए, है ना, अगर आपको ऐसा इसमें लग रहा है कि हाँ सुबह को थोड़ा सा अच्छे से नहीं ले लीजिए, नहीं तो जैसे मैंने कहा कि एक बार थोड़ा सा घृत बना लीजिए आप, उसके साथ पंचकोल के साथ भी आप घृत को फिर स्टार्ट कर लीजिए, उससे आपका दीपन पाचन और स्नेहन दोनों हो जाएगा। और जब गर्म पानी लेंगे तो वो भी एक तरह से जो होता है वो स्वेदन भी होता है, और आपको लगता है तो 1 2 बार आप इस तरह की मृदु मृदु वमन करेंगे तो आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। यस मैम। ठीक है जी। ठीक, थैंक यू मैम। हेलो मैम।
हेलो जी मैम, जी मैम जी बताइए। कमल मैम। नमस्कार मैम। पेशेंट को इच्छा वेदी से विरेचन किया हो तो 8-10 वेग आने के बाद पेशेंट को थकान हो गई तो हम नींबू सरस देकर वो वेग रोक सकते हैं या चलने देंगे पेशेंट को? नहीं मैम, अगर लगता है आपको लगता है कि पेशेंट की स्थिति जो है अब वो वेग झेल नहीं पा रहा है या पेशेंट पे इसलिए लगातार नहीं होता, तो हमें नींबू सरस देके रोकना ही चाहिए। क्योंकि आपको लगता है कि इसका विरेचन पूरा हो गया है और दोष पूरी तरह से निकल गए हैं और समटाइम्स उसमें अति योग के लक्षण मिल रहे हैं, तो उनको उनकी चिकित्सा करने के लिए शास्त्रों में पूरा वर्णन आया है। जैसे आप बता रहे हो, नींबू सरस का आप तुरंत दे सकते हो। हाँ ठीक। ठीक। हम थोड़ा ये सेशन बंद करते हैं। डॉक्टर हाँ, ब्रेक मोनिका ले जी लेते आप हैं। पूछते हैं, इस सेशन को जी बंद सर। कर दीजिए, फिर 5 मिनट बाद मिलेंगे 7 बजे। जी सर। जी सर। थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर।